देखते हैं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये दो तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पब्लिक इनक्रिप्शन क्या था, जिसमें हम लोगों ने क्या था, दो तरीके के एग्जांपल्स देखे थे, RSA और डेफी-हेलमैन। ठीक है, इन दोनों को समझना है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, RSA एल्गोरिथम पे आते हैं। RSA एल्गोरिथम का फुल फॉर्म होता है रायबर्स्ट, सामिर, एडलमैन। ठीक है, ये तीन लोग मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे पढ़ा है। ये उनका सर नेम है, लास्ट का नेम है, और ये उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेशन करने के लिए की जाती है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, एल्गोरिथम यूज्ड फॉर मॉडर्न कंप्यूटर टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। इट इज़ अ असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, यानी असिमेट्रिक यहाँ मतलब क्या हुआ, पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, जिसमें क्या होगा, दो की यूज़ होगी। वही बात यहाँ पर मैंने लिख दी है, बिकॉज वन ऑफ द की कैन बी गिवन टू एनीवन। ठीक है, किसी को भी दी जा सकती है। RSA एल्गोरिथम ये है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, RSA एल्गोरिथम है होल्ड द फॉलोइंग फीचर। RSA एल्गोरिथम इज पॉपुलर एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट फील्ड ओवर इंटीजर इंक्लूडिंग प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स पे काम करता है मेनली। ठीक है, ध्यान रखना है किस पे काम करता है, प्राइम नंबर पे। दिस मेथड आर सफिशिएंटली लार्ज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व, बहुत ही कठिन हो जाता है। और देर आर 2 स्टेप्स टू किल कीज़ इन एल्गोरिथम, प्राइवेट एंड की एंड पब्लिक की। 2 की यहाँ पे यूज़ होगी क्योंकि ये असिमेट्रिक मेथड है। ठीक है, आइए ज़रा कैसे जनरेट किया जाता है की को। की जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 प्राइम नंबर चूज़ करने हैं जो लार्ज होंगे और रैंडमली होंगे। ठीक है, रैंडम, उनका नाम क्या रखा है, P एंड Q। ये स्टेप में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आपको यही बताया गया है। ठीक है, P एंड Q नाम रखा गया। क्लियर, 2 नंबर रैंडमली होंगे जो लार्ज प्राइम नंबर होंगे। दूसरा, प्राइम नंबर जानते हैं ना, प्राइम नंबर वो नंबर जिनके जो केवल अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो, बीच में किसी से भी डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर प्राइम नंबर, ये बोलना है। ठीक है, उसके बाद जो P एंड Q है उसका कैलकुलेट करिए, प्रोडक्ट P एंड Q निकाल लीजिए, N एंड P एंड Q को मल्टीप्लाई कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या है, कोसेंट निकालना है। कोसेंट क्या है, फाई एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, P-1 मल्टीप्लाइड बाई Q-1, यानी एक का माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में क्या करना है कि हमें समझना है, चूज़ इंटीजर ई मतलब इंक्रिप्शन के लिए, सच दैट कि ई की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन फाई जो एन आपने निकाला है उससे छोटी होनी चाहिए, और वो को प्राइम होना चाहिए किसका, फाई ऑफ एन का। ठीक है, उससे छोटा होना चाहिए। ध्यान रखना ये एल्गोरिथम याद करना है आपको, और आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है, क्योंकि ये पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अधिकतर पूछता है। फिर क्या करेगा, पब्लिक की बनाया जाएगा एन एंड ई फॉर्म में। ठीक है, RSA की एंड इट इज़ मेड पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट की क्या होगी, डी होगा। ठीक है, डी कैलकुलेट। अब इसको देखो यहाँ पर जरा, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो स्टेप 5 होगा उसको आप ये भूल जाइए, इसको आप मत समझिए, मेन समझिए यहाँ पर कि कंप्यूट डी सच दैट, जो डी और ई की वैल्यू होनी चाहिए, डी मतलब डिक्रिप्शन और ई मतलब यहाँ पर इंक्रिप्शन की वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू 1 मॉड ऑफ फाई ऑफ एन, यानी जो आपने ई निकाला था, चूज़ किया था, उस ई को यहाँ पर डी के फॉर्म में डी और ई के साथ यूज़ करना है। 1 को मॉड करना है किससे, एन ऑफ फाई ऑफ एन, जो वैल्यू आई होगी। क्लियर है, ध्यान रखना यहाँ इक्विवेलेंट है, इसके बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब जो इंक्रिप्शन फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C इक्वल टू ई की पावर ई। पी यहाँ पर क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, यानी जो आपको मैसेज भेजना है वो, क्योंकि आपको पहले इंक्रिप्ट करना है ना मैसेज, तो जब इंक्रिप्ट करना होगा तो उसके लिए की जनरेट करनी थी, तो की आपकी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, ई और डी जो जनरेट हुआ है वो की जनरेट हो गई, जो मैंने अभी यहाँ वाले में बताया था कि पब्लिक की और प्राइवेट की होगी। डी यहाँ पर प्राइवेट की हो गई और ई क्या हो, पब्लिक की हो गई। ठीक है, तो ज़रा इसको आइए यहाँ समझते हैं। डी निकाला गया तो डी ई की वैल्यू क्या आई, 1 मॉड फाई ऑफ एन। इंक्रिप्शन मेथड क्या बनेगा, फार्मूला पी ऑफ पी की पावर ई, पी मतलब प्लेन टेक्स्ट, ई की मतलब इंक्रिप्शन, मॉड एन। तो हमारे पास एन भी है, ई भी है, हमें पी ही तो करना है। और वैल्यू क्या बनेगी, सी मतलब क्या होगा, सिफर टेक्स्ट, यानी मुझे सिफर टेक्स्ट मिल जाएगा। इंक्रिप्शन हो गया। अब इसको जब मैं रिसीवर साइड भेज दूंगा तो वहाँ डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास रिसीवर साइड क्या पहुँचा था, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक मेथड गया था, सिफर टेक्स्ट गया था, उसके साथ मॉड किसको किया, हमने अप्लाई किया किसको, डी को, जो डी यहाँ पर कैलकुलेट हुआ था, डिक्रिप्शन, और मॉड किसके साथ, एन के साथ। अब आपको पता है कि डी भी हमारे पास है, एन भी, मतलब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमें मिलेगा क्या, पी मतलब प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ये जो एल्गोरिथम कहला रहा है यही कहलाता है क्या, RSA एल्गोरिथम। इसको पूरा ध्यान से अगर आप समझेंगे, अगर आप वीडियो को पॉज करिएगा तो आप सुनते जाएंगे ध्यान से, और आप इसको नोट जरूर बना लीजिएगा, पेपर में आपको ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने एक समरी वाइज में लिख दिया है कि पूरा जो स्टेप था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको आप आराम से यहाँ पॉज करिए और पूरा नोट क्या करके अपने नोट्स में कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, कैसे जनरेट होगा, प्राइम नंबर होंगे,
मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर क्यूब पाई निकाला जाएगा, कोसेंट कैसे निकालेंगे, फिर प्राइवेट की पब्लिक की कैसे निकलेगी, वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम। ध्यान रखना है डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम कोई इंक्रिप्शन टेक्निक नहीं है। ये क्या है? इंक्रिप्शन टेक्निक नहीं है, एक्सचेंज मेथड है, की एक्सचेंज मेथड। अब क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है, ध्यान सुनिए। जब आप प्राइवेट या पब्लिक की इंक्रिप्शन आप यूज़ करते हैं तो आपको ये बात पता है कि हम क्या करते हैं, अपना डेटा क्या करते हैं, जब इंक्रिप्ट कर लेते हैं तो मुझे वो की भी भेजनी पड़ती है दूसरे पर्सन के पास, जिससे मैंने उस डेटा को क्या किया, इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया है। इंक्रिप्ट किया है क्योंकि उसी से डिक्रिप्ट भी करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम अपनी जो की है वही की ही हमारी इंपॉर्टेंट होती है। जब वो की ट्रांसफ़र हो रही होगी तो रास्ते में जो इनसिक्योर चैनल होगा, रास्ते में जो हमारा जो नेटवर्क होगा उस पर कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। तो डेफी-हेलमैन साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम की को कैसे एक्सचेंज करें सिक्योरली, यही इसका मेथड है। यानी की जो सिक्योरिटी की आपने बनाई है, जो जनरेट करी थी अभी मैंने डेफी-हेलमैन उसमें ये की जनरेशन RSA में, उस की को अगर मुझे भेजना हो कहाँ पर, सेंडर से रिसीवर के पास, ठीक है, तो कैसे भेजें, तो उस कॉन्सेप्ट को लिया गया डेफी-हेलमैन साहब ने। तो एक्सचेंज मेथड है ये, सिक्योरली एक्सचेंज द क्रिप्टोग्राफिक की ओवर अ पब्लिक चैनल मतलब इनसिक्योर चैनल यानी इंटरनेट, एंड was one of the first public key protocol named after Whitefield Diffie and Martin Hellman। ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था उनके सरनेम से यूज है। जैसे मैंने अभी रायबस सामिर एडलमैन का नाम बताया, वो 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे जो है मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे लगाया गया था। वैसे वाइटफील्ड डेफी एंड मार्टिन हेलमैन के नाम पे, डेफी-हेलमैन दोनों लोगों के नाम पे ये नाम रखा गया। ये मोस्टली कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सचेंज ऑफ की, यूज टू क्रिएट अ कनेक्शन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वगैरह प्राइवेट की वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। असिमेट्रिक कहाँ पर होगा, पब्लिक होगा। ये कहाँ पर यूज हो रहा है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, प्राइवेट की इंक्रिप्शन, सिंगल की इंक्रिप्शन मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इट इज़ ऑफन इन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS में मेनली इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर हो? तो ये मेनली क्या है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक नहीं है, ये एक्सचेंज करने का तरीका है बस। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ज़रा इसको ध्यान समझते जाना है। सपोज करिए 2 लोग हैं, मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। 2 लोग हैं, मान लेते हैं यूज़र A और ये यूज़र B है। यूज़र A और B ने दोनों ने क्या किया, सबसे पहले एक P वैल्यू निकाला और G उसका जनरेटर पॉलिनोमियल है। P एक प्राइम नंबर वैल्यू समझ लो, क्या है, P इज़ अ वैल्यू। ये सेटअप हो रहा है, फर्स्ट जो लाइन है ये क्या है, सेटअप हो रहा है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने से पहले। और G जो है वो जनरेटर पॉलिनोमियल है। अब ध्यान रखना है कि जो P और G है ये दोनों के पास क्या है, सेम होंगे, शेयर हो चुके हैं, पहले से ही बातचीत हो चुकी है कि जो वैल्यू P मेरी होगी, जो मेरी G की वैल्यू होगी, वही P की वैल्यू मेरी होगी, वही G की वैल्यू होगी, दोनों के पास सेम होगी। अब वो क्या करेगा, जो A होगा यूज़र, वो प्राइवेटली A नाम की वैल्यू एक सेलेक्ट कर लेगा, और जो B यूज़र होगा मान लो B सेलेक्ट कर लेता है। मैं यहाँ X और Y भी ले सकता हूँ, आपकी बुक में X और Y दिया हुआ है, तो उसको समझ लो कि क्या है, A और B इसने सेलेक्ट कर लिया। इसने भी अपनी एक वैल्यू प्राइवेट सेलेक्ट की, इसने भी अपनी वैल्यू प्राइवेट सेलेक्ट की, फिर की जनरेट किया, X इक्वल टू G, G मतलब जनरेटर पॉलिनोमियल की पावर A मॉड P भी हमारे पास है, मॉड A भी निकल चुका था, जो भी वैल्यू आई होगी इसने दोनों लोग अलग अलग वैल्यू निकाला था। कि जनरेटेड Y इक्वल टू, क्योंकि दोनों गेस कर रहे हैं अपना अपना सेलेक्ट ली, तो ज़रूरी नहीं है कि चांसेस बहुत कम होंगे कि दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये भी क्या करेगा, Y इक्वल टू G की पावर B, यानी B जो उसने सेलेक्ट किया था वो रखा, और मॉड P की वैल्यू तो उसके पास ऑलरेडी थी। ठीक है, पब्लिक की अवेलेबल इसको बोल दिया। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, इसने दोनों को निकाली, यानी A यूज़र जो था उसने X कैलकुलेट किया, B वाले ने Y कैलकुलेट। अब ये दोनों क्या करें, एक्सचेंज कर लेंगे। ये देखो लिखा है एक्सचेंज ऑफ जनरेटेड की, ये की जनरेट हो गई कौन, X और Y, यानी B के पास आ गया X और Y के पास आ गया, A के पास क्या आ गया, Y आ गया। ठीक है, अब ये दोनों रिसीव कर चुके हैं। अब पावर क्या निकला है, ये देखो वैल्यू निकाल रहा है के ए मतलब ये वाला जो है A की वैल्यू किसके पास थी और इसके बाद B की वैल्यू है, ध्यान रखना है। तो K निकालने जा रहे हैं और A इक्वल टू Y की पावर A के इसके पास है और Y इसको रिसीव हो चुका था, मॉड P कर दिया। KB इक्वल टू, अब B निकालने जा रहे थे, B इक्वल टू क्या लिखा, X की पावर B मॉड P, दोनों इसके पास है। अब देखिएगा कि दोनों क्या बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो क्या है, सिमेट्रिक की यूज़र नाउ हैव अ सिमेट्रिक सीक्रेट की टू इनक्रिप्ट। ये अगर दोनों का क्या है, सेम हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या होंगी, सेम बराबर होंगी, यानी कि दोनों को कंपेयर किया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोला गया डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम। इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसको मैंने डिस्क्राइब इस तरीके से कुछ किया है कि एलाइस है और बॉब है, मतलब A और B, AGP दोनों के पास निकला। ठीक है, दोनों ने वही वैल्यू क्या किया, मॉड करके मॉड P
करके क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। और दोनों ने आपस में क्या कर लिया, वैल्यू को एक्सचेंज कर लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगे तो ये क्या कहलाएगा, इफ एल्स यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पेपर में आता है, वो है डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, हर बार पूछा जाता है। नॉर्मली सिग्नेचर क्या होता है, हमारा एक मतलब साइन, उसको सिग्नेचर बोलते हैं। लेकिन सिग्नेचर दो तरीके का होता है, एक एनालॉग सिग्नेचर, एक डिजिटल सिग्नेचर। जो हम लोग करते हैं वो एनालॉग फॉर्म होता है, यानी टेक्सचुअल फॉर्म होता है, और जो डिजिटल होता है वो जैसे बैंक वगैरह में स्टोर होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट गारंटी दैट द कंटेंट ऑफ मैसेज हैव नॉट बीन अल्टर्ड इन ट्रांसमिट। जब ट्रांसमिशन हो रहा था तो ये मॉडिफाई नहीं हुआ है, ये डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करता है। व्हेन यू द सर्वर डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट यू एड अ वन वे हैज़ इंक्रिप्शन ऑफ द मैसेज कंटेंट यूजिंग अ पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर। यानी अगर सर्वर कोई भी डेटा भेजता है तो डिजिटली वो साइन कर देता है। जैसे आपके पास कोई मेल आती है तो आप देखते हैं उसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर दैट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ अ सेंडर ऑफ अ मैसेज और द साइनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी जिस यूज़र ने जिसने साइन किया है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का काम डिजिटल सिग्नेचर करता है, ठीक है। एंड आल्सो इंश्योर दैट द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द मैसेज और डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट बीन अनचेंज अल्टर्ड, यानी मॉडिफाई नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये साइन करने वाला बताता है कि मैं ही पर्सन हूँ, वैलिड पर्सन ने किया है, और साथ ही साथ उसको क्या है, वो उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये दो तरीके के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ध्यान रखना है। एक होता है क्लियर साइंड सिग्नेचर मैसेज और एक होता है डिटैच मैसेज। ध्यान रखना है, क्लियर साइंड मैसेज का मतलब होता है जिसमें आपके लेटर के साथ सिग्नेचर होगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल ही इमेज देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए लेटर लिखा होता और वहीं पर आपका सिग्नेचर है। ये है क्या, क्लियर साइंड मैसेज, जिसमें बॉक्स में एक आपका सिग्नेचर होगा। डिटैच मैसेज वो सिग्नेचर होते हैं जिसमें मैसेज अलग सेंड होता है और सिग्नेचर अलग सेपरेट फाइल में से अलग ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब मैसेज और सिग्नेचर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम डिटैच्ड मैसेज बोलते हैं। डिटैच मतलब अलग करना, और क्लियर साइंड मतलब दोनों में सेम जाके दोनों साथ में ट्रांसफ़र होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर और वेरिफिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनता है और कैसे इसको वेरीफाई किया जाता है। तो पहले तो हम साइन करेंगे, उसको इनक्रिप्ट करेंगे, तभी तो उसको भेजेंगे। तो साइन और इनक्रिप्ट करने के लिए दो तरीका है। पहला है मैसेज सिग्नेचर। मैसेज सिग्नेचर बनाने के लिए क्या करेंगे, दो तरीका यूज़ करेंगे, मैसेज डाइजेस्ट इवैल्यूएशन और डाइजेस्ट सिग्नेचर, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि डेटा इनक्रिप्ट करने के तीन तरीके थे। कौन कौन से थे, पब्लिक की इनक्रिप्शन, प्राइवेट की या जिसको हम सिमेट्रिक असिमेट्रिक बोलते हैं, और हैश फंक्शन बोलते हैं, याद है। तो अगर आपको हैश फंक्शन याद हो तो मैंने वहाँ बताया था कि हैश फंक्शन MD5 एग्जाम्पल लिया था, मैसेज डाइजेस्ट फाइल। ध्यान रखना है, ये वन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब एक बार अगर वो कन्वर्ट हो गया तो उसको दोबारा एक्सचेंज मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए, मैसेज सिग्नेचर यानी पहले आपको सिग्नेचर बनाना है। तो सिग्नेचर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैसेज को डाइजेस्ट करके इवेल्युएट करना है। अब कर क्यों रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि मैसेज केप्ट अनअल्टर्ड, एंड इसके थ्रू हम क्या मेंटेन करेंगे, मैसेज इंटीग्रिटी। यानी जब आपका मैसेज डाइजेस्ट हो जाए, मैसेज डाइजेस्ट यानी MD5 मान लो फंक्शन यूज़ करके मैसेज को कन्वर्ट किया गया, तो उसको इवेल्युएट करना जरूरी है। इवेल्युएट इसलिए कर रहे हैं, इससे हमारा ये पता चल जाए कि मैसेज में जो कन्वर्ट होने के बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। दूसरा कहते हैं डाइजेस्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, इनक्रिप्ट कर देना है, ठीक है। डाइजेस्ट सिग्नेचर यानी जो डेटा कन्वर्ट होकर आया था मैसेज, उसको भी एक बार फिर से क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों काम हो गए। अब क्या करना है, मैसेज इंक्रिप्शन होगा। अभी तो सिग्नेचर जा रहा था, सिग्नेचर को कन्वर्ट किया गया, अब मैसेज इंक्रिप्शन होगा। मैसेज इंक्रिप्शन करने के लिए यानी जो हम भेज रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं, वो मैसेज सिग्नेचर के लिए सबसे पहले आपको सिमेट्रिक की जनरेट करनी जाएगी, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में यूज होगी, जो वन टाइम होगी, एक ही बार बनाई जाएगी और उसको यूज़ किया जाएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद जब एक बार मैसेज आपकी की जब बन गई तो उसको क्या करेंगे, मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे, और फिर मैसेज को इनक्रिप्ट करने के बाद जो की बनी थी उस की को भी इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस की को भी तो भेजना है, कहाँ पर, पब्लिक चैनल पे, ठीक है। क्यों भेजना है, क्योंकि मुझे उसको वेरीफाई करना है। अभी तो क्या हो रहा है, साइन और इनक्रिप्ट हो रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा तो वेरीफाई भी करना पड़ेगा ना। वेरीफाई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारा मैसेज मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर था वो सही है या गलत है, क्लियर। तो चलिए जरा डिक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर दो तरीका इसमें भी है। मैसेज जब पहुँचेगा तो क्या करोगे, सबसे पहले डिक्रिप्शन करोगे ना। डिक्रिप्शन करने के लिए पहले जो सिमेट्रिक की आई है वो इनक्रिप्ट थी, याद रखना। देखिए जरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है,
इनक्रिप्शन की जो थी जिससे हम कन्वर्ट किए थे वो क्या थी, इनक्रिप्टेड थी। तो दूसरी तरफ जाएगी तो पहले मैसेज को की को डिक्रिप्ट कर लोगे। जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब की मेरे पास आ चुकी है तो हम मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे, हो गया। अब सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे। सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए मैसेज डाइजेस्ट डिक्रिप्शन, मैसेज डाइजेस्ट। अब देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान रखिएगा, ये वाला देखिए स्टेप, डाइजेस्ट सिग्नेचर था, इसी को यहाँ पर मैंने क्या किया, मैसेज डाइजेस्ट डिक्रिप्शन हुआ। फिर डाइजेस्ट जो हुआ था उसको इवेलुएट किया गया। इवेलुएट अगर सही है, इवेलुएशन में यानी मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, अल्टरेशन ना हुआ हो, तो आप क्या करें, कंपेयर किया जाए। अगर जो है कंपैरिजन पे दोनों क्या है, डिजिटल सेम आते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी चीज़ को आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो मेन स्टेप आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आस्ता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप थे, क्लियर। एप्लीकेशन की बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पर इनवॉइस, जीएसटी सबमिशन वगैरह होते हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में होता है यूज। ऑथराइजेशन बैंक डॉक्यूमेंट्स लाइक लोन एग्रीमेंट, अकाउंट ओपनिंग, ऑन बोर्डिंग एंड कंसेंट फॉर्म वगैरह, इन सब में। ऑथराइजेशन इंश्योरेंस क्लेम वगैरह में, ऑथराइजेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, रेंटल परचेज, MOU, NDA एक्सेट्रा में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। ठीक है, टेलीफोन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह में डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर फोर्जरी ना हो सके, जहाँ पर क्या हो सके, मॉडिफिकेशन होने के चांसेस बहुत कम रहे। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, सीधी सी बात है, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन दैट साइन, जिसने साइन किया है उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, एवरी चेंज विल बी डिटेक्टेड, अगर कोई भी चेंज होगा उसमें तो इवेल्युएट हो रहा है बार बार, तो क्या होगा, वेरीफाई किया सकता है। दूसरा नॉन रिपोर्टेशन, बिकॉज ऑथर कैन नॉट बी डिनाइड ऑफ हिज वर्क, जो भी उसने मैसेज किया होगा, सेंड किया होगा, वो पता नहीं, मतलब वो डिनाई नहीं कर सकता। तीसरा इम्पोस्टर प्रिवेंशन, एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड बाय एन इम्पोस्टर। तो एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज यानी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेज जाएँ तो एक्सपायरी, क्योंकि इसमें क्या है, वन टाइम यूज़ होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, सेल्फ लाइफ होती है इसकी, तो एक बार यूज करने के बाद ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, मतलब कुछ दिनों बाद वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, की वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली यूज डिजिटल सिग्नेचर बोथ सेंडर रिसीवर्स कैन हैव बाई डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको बाई करना पड़ेगा। और कुछ सर्टिफिकेट जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होंगे सेंडर रिसीवर साइड में, उसको भी बाई परचेज करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एप्लीकेशन पढ़ा, एडवांटेज पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़ा, और डिजिटल सिग्नेचर आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। और आपको बता दें कि आपका ये जो फर्स्ट यूनिट था वो आपका कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।